प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। और आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान की प्रकृति की। जब राजनीति विज्ञान की या किसी भी विषय की जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति से अर्थ होता है कि आखिर इसका नेचर कैसा है। तो जब राजनीति विज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं तो हम देखते हैं यह जो राजनीति विज्ञान है वह विज्ञान है अथवा कला है, या विज्ञान अथवा कला दोनों में से कुछ अलग है। तो बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, किंतु बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान न मानकर कला मानते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान एवं कला दोनों ही नहीं मानते हैं। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनके अपने तर्क हैं, जो इसे कला मानते हैं उनके भी अपने तर्क हैं, और जो इसे विज्ञान और कला नहीं मानते हैं, दोनों ही नहीं मानते हैं, उनके भी अपने तर्क हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जो राजनीति विज्ञान है उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या कला की श्रेणी में रखा जाए, यह आज के युग में भी या आज के दौर में भी क्या है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसके जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान विज्ञान नहीं मानते हैं। तो एक ही विषय के जब कुछ विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं तो इसलिए क्या है, विवाद का विषय हो जाता है। अब हम सबसे पहले समझने का विज्ञान किसे कहते हैं, उसके पश्चात ही हम समझ पाएंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। तो अगर हम प्राकृतिक विज्ञान की तरफ से देखें या प्राकृतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो प्राकृतिक विज्ञान के श्रेणी में जो विषय आते हैं वे हैं रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा जाता है, गणित जिसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिनको जूलॉजी और बॉटनी कहा जाता है सॉरी, इन आदि विषयों को क्या है, विज्ञान की श्रेणियों में ही रखा जाता है। परंतु जो विज्ञान की परिभाषा है उसको अब आज के दौर में दूसरे रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है। विज्ञान की जो वर्तमान में सामान्य परिभाषा है वह है कि विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी चीज का एक सीक्वेंस वाइज अध्ययन कर रहे हैं तो उसे विज्ञान कहा जाएगा। अब जो ये ऊपर मैंने परिभाषा दी है उसके आधार पर विज्ञान की कुछ विशेषताएं निकल कर आती है, उनको हम देख लेते हैं। कि विज्ञान में प्रयोगात्मक विधियों को काम में लाया जाता है, यानी कि जो प्रयोगात्मक विधियां होती हैं उसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है विज्ञान के भीतर। दूसरा है निश्चित विधि तथा तर्क के आधार पर सामान्य सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। यानी कि तर्क करके क्या है, एक सिद्धांत का निर्माण अंत में किया जाता है। जिस विषय में ऐसा किया जाता है उसे विज्ञान कहा जाता है। यानी कि कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं जिन सिद्धांत, और वो सिद्धांत क्या होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। यानी कि उनको सेम परिस्थितियों में अगर कहीं भी प्रयोग में लाया जाए तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वैसा ही रिजल्ट देंगे, उन्हीं को सिद्धांत कहा जाता है। और इन सिद्धांतों का होना विज्ञान के लिए क्या है, आवश्यक है। तीसरी जो विशेषता निकल कर आती है वह है विज्ञान के सिद्धांत या जिन्हें नियम भी कहा जाता है निश्चित और अटल होते हैं। निश्चित और अटल होते का अर्थ है कि ये क्या है, सेम परिस्थितियों में चाहे आप किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे तो वो सिद्धांत क्या है, वैसा ही रिजल्ट देंगे। उसके पश्चात चौथा है विज्ञान में भविष्यवाणी करने
को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और आप कहीं भी इसको ऐसी सेम परिस्थिति में अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। या यूं कहें कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर आप मिलाते हैं तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसलिए विज्ञान में क्या है, चौथी विशेषता होती है कि भविष्यवाणी करने की इसमें क्षमता होती है। पांचवी विशेषता है कि प्रत्येक निष्कर्ष विवेचनात्मक है अथवा विश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि निष्कर्षों का आप विवेचन कर सकते हैं, ये सामान्य सी बात है। जो ऊपर के 4 बिंदु हैं वो मुख्यतः विज्ञान की विशेषताएं होती हैं। और अंतिम जो विशेषता है वो है प्रत्येक निष्कर्ष कार्य कारण के संबंध को स्पष्ट करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रत्येक निष्कर्ष क्या है, कार्य और कारण के संबंधों को स्पष्ट करता है। जो कार्य हुआ है और उसके पीछे क्या कारण थे, तो उस कारणों को कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है निष्कर्ष। तो ये 6 विशेषताएं क्या है, विज्ञान की है विशेषताएं हैं। आप इनको ध्यान रखिएगा, ना केवल इस विषय के लिए बल्कि अगर किसी भी विषय में आपको पूछा जाता है तो विज्ञान की 6 विशेषताएं आपको अवश्य आनी चाहिए। तब आप उस विषय को क्या है कि वो विज्ञान है या नहीं है स्पष्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात विज्ञान की परिभाषा कर लेने के पश्चात, विज्ञान के 6 जो विशेषताएं हैं उनको देख लेने के पश्चात अब हम समझ सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या न रखा जाए। अब जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं उनमें पूर्ण विज्ञान मानते हैं। उनका मानना है कि न केवल जो राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान है बल्कि ये क्या है, पूर्ण विज्ञान है। इसके अतिरिक्त बर्नार्ड शॉ है, जेलिनेक है, डॉक्टर फाइनर है, ब्राइस, हॉब्स, बोंदा, मॉन्टेस्क्यू, लास्की, ऐसे बहुत सारे विद्वान हुए हैं जो क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसमें बकल है, काम्टे है, मैटलैंड है, लियर्ड है। इसके अतिरिक्त कैटलीन है, मूस्का है, ब्रूमन है, बर्क है। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को क्या है, विज्ञान नहीं स्वीकार करते हैं। तो इनका आप नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जब 1 नंबर का प्रश्न पूछता है या तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है, और या इस प्रकार पूछ सकता है कि कौन सा विद्वान इनमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। इसलिए इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जिन विद्वानों को मैंने राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने वाले बताए हैं उनका, और जिनको नहीं बताया है जो विज्ञान नहीं मानते हैं उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि अब हम एक एक करके देखेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है नहीं है, और कला है नहीं है, या इन दोनों में से कुछ दोनों ही नहीं है। इसको एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। तो जैसा मैंने पहले बताया, बकल, काम्टे, कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में क्या है, सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है, और जिसके निष्कर्ष क्या है, निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। निश्चित मतलब आप कैसी भी परिस्थिति, अगर सेम परिस्थिति में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। और शाश्वत यानी कि पूरे विश्व में क्या है, वो एक जैसे रिजल्ट आएंगे। इस आधार पर ये जो विद्वान है बकल, काम्टे और मैटलैंड, राजनीति विज्ञान को क्या है, विज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे महोदय का कहना है कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में क्या है, एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके।
क्या है, इसमें इस चीज का अभाव है कि किस चीज का, विकास की निरंतरता का क्या है, अभाव है। और इस अभाव के कारण क्या है, भविष्य के लिए क्या है, एग्जैक्ट या ठीक निष्कर्ष निकालना क्या है, संभव नहीं है, ऐसा मानना है कामटे महोदय का। इसके अतिरिक्त बकल महोदय का मानना है कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी क्या है, सबसे निकृष्ट कला है। इसको आप बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कोटेशन जो है कई बार बड़े एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये आपके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित, तो वहाँ आपके काम आ सकता है। क्या, कि ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर, यह क्या है, कलाओं में भी एक जो मैटलैंड महोदय हैं, उन्होंने उनका कहना है कि राजनीति शास्त्र शीर्षक के अंतर्गत जब मैं प्रश्न देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पर नहीं, बल्कि क्या है, शीर्षक पर क्या है, आश्चर्य होता है। क्योंकि जब प्रश्न देखे जाते हैं, तो प्रश्न में अगर प्रश्न इस प्रकार का है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है या विज्ञान होने का दावा करता है, तो ये इन्होंने कोटेशन दी है और पूछी जा सकती है, तो इस कोटेशन को भी आप ध्यान रखिएगा। और मैटलैंड महोदय भी क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अब ये जो विद्वान है, इन्होंने अपने जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों को देख लेते हैं, किन तर्कों के आधार पर ये विज्ञान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। तो जो ये सबसे पहला तर्क देते हैं, वो कहते हैं सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, इसकी क्या है, एक सुनिश्चित और परिभाषित शब्दावली नहीं है। राजनीति विज्ञान में एक निश्चित परिभाषिक शब्दावली का अभाव ये जो विद्वान है ये पाते हैं। इसे राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीति विज्ञान आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीति शास्त्र है, आदि भी नामों से क्या है, राजनीति विज्ञान को पुकारा जाता है। इसके अनेक ऐसे शब्द हैं जिनके वास्तविक अर्थ के संबंध में विद्वानों में क्या है, मतभेद पाए जाते हैं। राजनीति हो, राजनीतिक दर्शन हो, राजनीति विज्ञान हो, राजनीति शास्त्र हो, या होगा। जबकि जब हम विज्ञान में देखते हैं, किसी भी शब्द का क्या है, सटीक अर्थ होता है। H2O का अर्थ प्रत्येक स्थान पर क्या है, एक ही होगा, और वो क्या होगा, वाटर। चाहे वह ब्रिटेन हो, भारत की किसी राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संप्रभुता, लोकतंत्र, लोकमत, संघवाद एवं अधिकार आदि के क्या है, भिन्न भिन्न देशों में और भिन्न भिन्न विद्वानों ने क्या है, भिन्न भिन्न क्या है, अर्थ लगाए हुए हैं। आप साम्यवादी देशों में देखिए तो स्वतंत्रता का भिन्न अर्थ आपको देखने को मिलेगा। आप लोकतांत्रिक देशों में देखिए, स्वतंत्रता का भिन्न अर्थ में देखने को मिलेगा। आप एक ही देश के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकृति के जो लोग हैं, उनसे इन शब्दों के अर्थ पूछेंगे तो वो अर्थ क्या है, अलग अलग बताएंगे। इसलिए इनका कहना है कि सुनिश्चित परिभाषित शब्दावली का अभाव क्या है, राजनीति विज्ञान में हमें देखने को मिलता है। उसके पश्चात जो दूसरा कारण इन्होंने दिया है, जिस कारण ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, वह है सर्वमान्य नियमों तथा तथ्यों का अभाव। हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनमें सर्वमान्य नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों का क्या है, निर्धारण रहता है। जबकि जो राजनीति विज्ञान है, उसमें सर्वमान्य नियमों, तथ्यों, सिद्धांतों का क्या है, निर्धारण नहीं हो पाता है। जैसे ज्यामिति का यह नियम सब जगह मान्य होगा या सर्वमान्य होगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग दो समकोण के बराबर होता है। जबकि
और उदाहरण देखें तो गति विज्ञान के नियमों अनुसार प्रत्येक क्रिया की उतनी ही विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि ये न्यूटन का लॉ है, ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है, सर्वमान्य नियम है, सब जगह ये मान्य होता है। जबकि ऐसे नियम हमको क्या है, राजनीति विज्ञान में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए भी जो विद्वान है राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। उसके पश्चात जो तीसरा तर्क ये देते हैं वो है प्रयोग व पर्यवेक्षण संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में क्या है, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। और विद्वानों का साफ साफ कहना है कि भौतिक और प्राकृतिक विज्ञानों की भांति क्या है, राजनीति विज्ञान में हम क्या है, पर्यवेक्षण या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। हम जो विज्ञान शाखा के विषय हैं उन सभी विषयों में क्या है, प्रयोगशालाओं में जाकर तथ्यों पदार्थों के संबंध में क्या है, निश्चित एवं संतोषजनक समाधान निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इनका संबंध क्या है, पदार्थों से होता है, जो कि क्या है, पदार्थों से होता है, जो कि जो मानव व्यवहार की तरह चेंजेबल नहीं होते हैं। जबकि मानव क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम मानव, राज्य या सरकारों का अध्ययन करते हैं जो कि कहीं ना कहीं मानव से संबंधित होती है। और मानव का जो व्यवहार है वो क्या है, परिवर्तनशील होता है। इसलिए इसमें क्या है, मानव का जैसे ही व्यवहार चेंज होगा वैसे ही उसके रिजल्ट भी क्या है, हमको दूसरे देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें सर्वमान्य परीक्षण नहीं किए जा सकते हैं। भविष्यवाणी इसमें क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ भी यही तर्क आएगा, क्योंकि मानव व्यवहार क्या है, परिवर्तनशील है, इसलिए हम इसमें भविष्यवाणियां नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात जो पांचवा तर्क है वह है कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव। विज्ञान के जब हमने ऊपर विशेषता देखी थी तो हमने देखा था कि उसकी एक विशेषता कार्य और कारण में क्या है, निश्चित संभव है, निश्चित क्या है, संबंध का होना होता है। जबकि राजनीति विज्ञान में ऐसे संबंध हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि जो प्राकृतिक विज्ञान है वहाँ हमें ऐसे संबंध देखने को मिलते हैं। उदाहरण के स्वरूप यदि जल को एक निश्चित मात्रा तक गर्म किया जाए तो वह क्या है, वाष्प बन जाता है। और यदि निश्चित मात्रा तक ठंडा किया जाए तो वह क्या है, बर्फ बन जाती है। और इसके कोई क्या है, अपवाद नहीं है। आप कहीं भी ऐसा करेंगे तो वो उसका रिजल्ट यही रहेगा। किंतु राजनीति विज्ञान में जो कार्य और कारण का संबंध क्या है, इतना स्पष्ट नहीं रहता है जितना प्राकृतिक विज्ञानों में रहता है। और कौन सी राजनीतिक घटना का किसी भी प्रकार की राजनीतिक घटनाएं किस कारण से हुई, ये क्या है, हम स्पष्टता नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक घटना के क्या है, अनेक और अनेक क्या है, जटिल कारण होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता के पीछे किसी एक कारण को नहीं बताया जा सकता है। यह हम नहीं कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता भारतीयों की जागरूकता के कारण हुई, अंग्रेजों की निसफलता के कारण हुई, या अंग्रेज भ्रष्ट हो गए रहा इस कारण हुई। क्या है, अनेक कारण हम दे, या द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घट गई थी इस कारण हुई। तो अनेक रीजंस क्या है, हम दे सकते हैं। इसलिए क्या है, इसमें कार्य और कारण के मध्य क्या है, स्पष्टता नहीं है। इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसके विज्ञान, राजनीति विज्ञान के विज्ञान न होने के पीछे यह भी तर्क दिया जाता है। और जो छठा तर्क है वह है निश्चित अध्ययन पद्धति का अभाव। भौतिक विज्ञानों में जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें जो अध्ययन पद्धति होती है वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति होती है। जबकि हमारे राजनीति विज्ञान में हमको विश्लेषणात्मक या तुलनात्मक कई प्रकार की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति भी होती है, पर और अध्ययन पद्धतियां भी क्या है, हमको देखने को मिलती है। इसलिए भी इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। और जो सातवां रीजन है इसे विज्ञान न कहने का, वह है
जो इसका अध्ययन विषय है वो आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। आत्मपरक होता है कि व्यक्ति से संबंधित, वस्तुपरक होता है वस्तुओं से संबंधित। जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो वस्तुपरक होते हैं, यानी कि वस्तुओं पर उनका अध्ययन किया जाता है। और उनकी जो प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन वस्तु होती है वो निर्जीव होने के कारण अनुसंधानकर्ता मानवीय भावनाओं से क्या है, परे रहते हुए तटस्थता के साथ अध्ययन करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्योंकि मानव पर किया जाता है और मानव क्या है, आत्मपरक होता है, इसलिए अध्ययनकर्ता क्या है, तटस्थ नहीं रह सकता है। आप अगर मानव पर अध्ययन कर रहे हैं, या आपने देखा होगा कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये भावनाएं वो प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। तो ये 7 कारण है जिस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। और अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान अगर विज्ञान है तो विद्वान इसके पीछे क्या क्या तर्क देते हैं। तो सीधा तर्कों पर आते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध अध्ययन जरूरी है। वहाँ विद्वान तर्क देते हैं कि इसमें क्रमबद्ध अध्ययन नहीं किया जाता, किंतु यहाँ विद्वान तर्क देते हैं कि सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सकता है, और उसके पीछे अपनी बात को स्पष्ट भी करते हैं। विद्वानों का मानना है कि विज्ञान का महत्वपूर्ण लक्षण है कि वह क्रमबद्ध ज्ञान होता है। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में भी क्या है, हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। जो समर्थक हैं वो ऐसा कहते हैं। राजनीति विज्ञान में राज्य का उद्भव, विकास के चरण, सरकार के प्रकार, अन्य राजनीतिक संस्थाएं, विचारधाराओं का क्रमबद्ध ज्ञान क्या है, उपलब्ध है। इनको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान है। ऐसा इसके समर्थकों का कहना है। दूसरा जो तर्क देते हैं वो है पर्यवेक्षण तथा प्रयोग क्या है, संभव है। यानी कि उन्हीं तर्कों को जिसने नकारना है उसने उसका नकारा है, और जिसने स्वीकार करना है उन्होंने उसे स्वीकार किया है। तो पर्यवेक्षण और प्रयोग क्या है, संभव है। तो कैसे हैं? जो विज्ञान का अध्ययन है वो निर्जीव वस्तुओं पर होता है, जबकि जो राजनीति विज्ञान या इससे संबंधित विज्ञानों का अध्ययन है वो किस पे होता है, या समाज विज्ञान कह। हम ये मानेंगे कि मानव का व्यवहार क्या है, जब परिवर्तन होगा तब उसके रिजल्ट क्या है, परिवर्तित होंगे। पर अगर मानव का व्यवहार परिवर्तित नहीं होता है तो रिजल्ट सेम आने की संभावनाएं बहुत बहुत रहती है। इसके रीजंस ये हैं कि हम क्या हैं, चुनाव से पहले ही घोषणा कर देते हैं कि किस व्यक्ति की सरकार बनेगी। हम ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि क्या है, जिसमें हम पहले ही क्या है, भविष्यवाणी भी कर लेते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में भी पर्यवेक्षण और प्रयोग क्या है, हम कर सकते हैं और उसके उचित निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के जो समर्थक हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। तीसरा है सर्वमान्य नियमों तथा सिद्धांतों की क्षमता, यानी कि सर्वमान्य नियम और सिद्धांत राजनीति विज्ञान में होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए। राजनीति विज्ञान में भी प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों की भांति क्या है, कुछ सामान्य नियम एवं शाश्वत नियम या सिद्धांत होते हैं। राज्य, विधि, न्याय, शिक्षा, क्रांति आदि के संबंध में क्या है, कुछ ऐसे सार्वजनिक एवं शाश्वत नियम हैं जो क्या है, निश्चित हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति तथा देश में क्या है, समान रूप से लागू होते हैं, और इनके आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, अरस्तु का राज्य वर्गीकरण का सिद्धांत, या अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत ऐसे कुछ उदाहरण हैं। हाँ, आप अगली कक्षाओं में जो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का राज्यों का वर्गीकरण का सिद्धांत, अरस्तु के क्रांति का सिद्धांत, जब इसको पढ़ेंगे तो तब स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहीं
प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक अरस्तु थे, जिन्होंने राजनीति विज्ञान को सबसे पहले विज्ञान माना। उसके पश्चात जो चौथा कारण है वो है कार्यकरण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इसको देखते हैं। पदार्थ विज्ञानों की भांति या प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान में भी क्या है, कार्य और कारण में क्या है, संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। और अनुभव भी यह दर्शाता है कि जब भी कोई शासक अत्याचारी, अनुत्तरदायी या क्रूर हुआ है एवं शासन व्यवस्था जनहितकारी नहीं होती है, जब इस प्रकार का शासन हमको देखने को मिलता है तो जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, जनहितकारी नहीं होगी कहीं ना कहीं, तो वहाँ क्या है, फ्रांस, रूस, भारत तथा अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों की भांति क्या है, क्रांतियां या विद्रोह देखने को हमको मिलता है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों की क्रांति भी क्या है, इसके अन्य उदाहरण हैं। क्रांति के संबंध में कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जा सकता है और ऐसे ही अन्य सिद्धांतों के रूप में भी हम कर सकते हैं कि शासन व्यवस्थाएं कहाँ लोकतंत्र स्थापित हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, या स्थापित कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार कार्य और कारण में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, इसलिए इसे विज्ञान माना जा सकता है। और अंतिम या पांचवा जो इसका बिंदु है वो है भविष्यवाणी की क्षमता। हम भविष्यवाणी इसमें कर सकते हैं और उन भविष्यवाणियों का सीधा सीधा उदाहरण ये है कि चुनाव के निष्कर्षों, चुनाव के रिजल्ट से पूर्व ही हम अगर चुनाव में कौन प्रत्याशी जीत रहा है या कौन से दल जीत रहे हैं उसकी घोषणा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी तो ये सात नियम, 7 उदाहरण मैंने, 7 विशेषताएं या उदाहरण बोल सकते हैं या तर्क बोल सकते हैं, मैंने आपको विज्ञान नहीं होने के पक्ष में दिए और 5 तर्क मैंने आपको विज्ञान होने के पक्ष में दिए। तो निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो क्या है, हम निष्कर्ष इसका सीधे सीधे यही लिखेंगे कि कुछ विद्वान क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान क्या है, राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। और वर्तमान में भी क्या है, इसके नेचर में स्पष्टता नहीं है। और हम देखें तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो इसे विज्ञान माना जा सकता है। किंतु इसका मानव व्यवहार परिवर्तनशील होने के कारण क्या है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है। ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। अब अंत में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, एक कला है। कला, अब पहले हमको समझना पड़ेगा कि कला किसे कहते हैं। तो जो कला है उसका अर्थ एवं उद्देश्य, कला किसे कहते हैं, कला का आशय होता है या कला का उद्देश्य होता है जीवन को सुंदर बनाना या सुंदरतम अनुभूति कराना और मानव की श्रेष्ठ कल्पनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति ही क्या है, कला है। कला का उद्देश्य जीवन को मधुर एवं क्या है, सुसंगत या मधुर बनाना है। कला का उद्देश्य ठोस तथ्यों का प्रतिपादन करना है और निम्न आधारों पर हम क्या है, कला की विवेचना कर सकते हैं। वो कौन कौन से आधार हैं? पहला, एक कला या राजनीति विज्ञान भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति बहुत क्या है, अच्छे ढंग से करने का प्रयास करती है। वे विचारों तथा तथ्यों को आकर्षक रंगों के माध्यम से उसे लोकप्रिय, भव्य तथा लोगों के लिए उपयोगी बनाने का भी क्या है, प्रयत्न करती है। संगीत एवं कला की भांति ही राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य एवं नागरिकों के लिए क्या है, आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन करना या उनके लिए लोक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना क्या है, ये उद्देश्य है राजनीति विज्ञान के। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, कला है। दूसरा, राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्य संचालन के लिए जिस प्रकार के नियम, साधन या उपाय अपनाते हैं वह कला का क्या क्या है, अंतर्गत आते हैं। और इसलिए भी हम क्या है,
कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, कला है। और तीसरा, शासन करना क्या है, अपने आप में एक कला है और कलाओं में भी श्रेष्ठ कला है। शासन करना यानी कि लोगों पे शासन करना कहीं ना कहीं क्या है, एक कला तो है। इसलिए प्लेटो शासन का उत्तरदायित्व योग्य तथा प्रशिक्षित दार्शनिकों को ही सौंपने के पक्ष में था। जब हम प्लेटो को पढ़ेंगे तो तब आप समझ जाओगे कि प्लेटो इन बातों को आप याद रखिएगा बस। इसलिए जब भी ये बातें आगे जब आप प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, तो वो बातें क्या है, दोहराव में आएगी। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है, इसीलिए कहा गया है कि प्लेटो शासन का उत्तरदायित्व क्या है, योग्य तथा प्रशिक्षित दार्शनिकों को ही सौंपना चाहता था। और प्रत्येक शासन में एक अच्छे तथा आदर्श शासक की क्या है, दे रहे हैं। शासक के पास सूझबूझ होनी चाहिए, चतुराई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि वो क्या है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। और ये सारी चीज़ें क्या है, अपने आप में कला है। इसलिए राजनीति विज्ञान को हम कला भी कह सकते हैं। तो आज हमने जाना कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। हमने सबसे पहले देखा कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे तर्क दिए। उसके पश्चात देखा राजनीति विज्ञान विज्ञान है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप रहे होंगे कि कभी बता रहे हैं विज्ञान है, कभी बता रहे हैं विज्ञान नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राजनीति विज्ञान में क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही अर्थों में क्या है, इसका अध्ययन हर स्थान पर किया जाता है। या फिर सैद्धांतिक और व्यवहारिक, दो प्रकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में होता है। इसलिए जब आप पक्ष में बोल रहे होंगे तो पक्ष के तर्क देंगे, और जब विपक्ष में बोल रहे होंगे तो विपक्ष के तर्क देंगे। आपने वाद संवाद, ये वाद प्रतिवाद भाषण सुने होंगे। तो जब व्यक्ति उसके पक्ष में बोलता है तो पक्ष के तर्क देता है, और जब विपक्ष में बोलता है तो विपक्ष के तर्क देता है। तो ऐसा ही आपको भी इस सब्जेक्ट में कहीं जगह ऐसी चीज़ें आएगी कि आप देखेंगे एक तरफ समर्थन कर रहे हैं, फिर दोबारा विरोध कर रहे हैं। तो उसका निष्कर्ष ही पहुंचना क्या है, कहीं ना कहीं किसी भी विषय के अध्ययन की मुख्य उद्देश्य होता है। तो मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो था काफ़ी समझ में आया होगा। अगर कोई बिंदु आपके समझ में ना आया है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।